हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे डीसी मोटर्स की। तो देखिए, डीसी मशीन जब हमने शुरू किया था तो उसमें इनिशियल स्टेज पे ही आपको बताया था कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, डीसी जनरेटर पे हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी मैंने 2-3 वीडियो डाली है न्यूमेरिकल्स की। वो भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको डीसी जनरेटर के न्यूमेरिकल्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डीसी मोटर्स। तो देखिए, हमें मालूम है कि चाहे डीसी जनरेटर की हम बात करें और डीसी मोटर की हम बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ये होता है, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये हम लोग देख चुके हैं। और डीसी मोटर क्या करता है, इसको हम मोटर का प्लग लगाते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो जिस भी शेफ्ट को अपना घुमाना है, जो भी करना है, वो मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है। बाकी अगर कंस्ट्रक्शन वाइज आप बात करें तो जो कंस्ट्रक्शन है, जैसे हम लोग डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं, उसकी भी एक वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा। तो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करेंगे तो चाहे हम डीसी जनरेटर की बात करें और चाहे डीसी मोटर की बात करें, दोनों का कंस्ट्रक्शन समवॉट सिमिलर होता है। कंस्ट्रक्शन लगभग सेम होता है। ठीक है। जनरली दे आर यूजुअली ऑपरेटेड इन मोर प्रोटेक्टेड लोकेशंस एंड देयरफॉर देयर कंस्ट्रक्शन इज जनरली ऑफ द ओपन टाइप। ठीक है। मतलब बस देखिए, कंस्ट्रक्शन इन दोनों का लगभग सिमिलर होता है। थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जनरेटर जनरली क्या होता है कि ओपन एरियाज में ऑपरेट होते हैं। ठीक है, जनरेटर आप देखते हैं ना, खुले में रखे जाते हैं। जनरेटर्स आर यूजली ऑपरेटेड इन मोर प्रोटेक्टेड लोकेशंस। ओपन एरिया में इसको रखते हैं और जनरली कोशिश ये की जाती है कि भाई जहाँ जो भी जनरेटर का एरिया है, जहाँ जनरेटर रखा हुआ है, वहाँ पे ज़्यादा आवागमन ना हो या ज़्यादा किसी का ईजिली एक्सेसिबल ना हो वो लोकेशन। ठीक है। तो यानी कि आप दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जनरेटर जो है प्रोटेक्टेड लोकेशन में रखा जाता है, और जब प्रोटेक्टेड लोकेशन में रखते हैं इसीलिए जनरेटर जो है वो ओपन टाइप का होता है। क्योंकि भाई उतना एरिया में मालूम है कि यहाँ जनरेटर रखा हुआ है, तो यहाँ भाई आम आदमी को या सबको यहाँ पे जाना अलाउ नहीं होगा। लेकिन मोटर्स के साथ क्या है, मोटर तो ऐसा है नहीं। मोटर आप देखते हैं घर में पानी की मोटर से लेकर हर जगह आपको डीसी मोटर्स इस्तेमाल होती दिखती हैं। ठीक है। तो मोटर को जब आप कहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि दे आर मोर एक्सपोज टू डस्ट। मतलब मोटर ऐसी जगह भी इस्तेमाल होती है जहाँ धूल ज़्यादा आती हो, मॉइस्चर आता हो, समझ रहे हैं आप, और फ्यूम्स आता हो, धुआं धक्कड़। ठीक है। और मैकेनिकल डैमेज की भी संभावना इसके साथ बनी रहती है, क्योंकि मोटर जो है प्रोटेक्टेड लोकेशन पे जनरली नहीं रखी जाती, डीसी मोटर। तो इसीलिए जब ये नहीं रखी जाती है तो इसलिए क्या होता है कि इसको डस्ट प्रूफ, मॉइस्चर प्रूफ, फायर प्रूफ बनाने के लिए जनरली मोटर को एक प्रोटेक्टेड कवर में रखा जाता है। मतलब मोटर हमने डिज़ाइन की, मान लीजिए, ठीक है, ये हमारी मोटर है, ये है, और उसके ऊपर फिर हम एक ये कवर बना देते हैं ताकि इन सब चीज़ों से, डस्ट से, फ्यूम से, मैकेनिकल डैमेज से, इन सब से मोटर की रक्षा हो सके या मोटर को हम संभाल के रख सकें। क्लियर। तो ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस जनरेटर और मोटर में उसको रखने में। कंस्ट्रक्शन वाइज तो दोनों लगभग सिमिलर होते हैं। अब जो मोटर की अगर वर्किंग प्रिंसिपल की हम बात करें तो मोटर की जो वर्किंग प्रिंसिपल होती है वो उसमें क्या होता है। देखिए, मोटर अगर हम प्रिंसिपल इसको हम बात करें, मोटर वर्किंग प्रिंसिपल या प्रिंसिपल, तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं, आप जनरेटर पढ़ चुके हैं तो इसमें आपको दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, व्हेन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इज पुट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, ध्यान रखिए इसको। व्हेन ए कंडक्टर कैरिंग करंट, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रही हो, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स महसूस होगा। ये तो हम इंटरमीडिएट लेवल पे ही पढ़ चुके हैं। द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि से सपोज कीजिए ये किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। ठीक। अब इसके बीच में हमने ये रख दिया है। ठीक है। लेट अस कंसीडर वन सच कंडक्टर प्लेस्ड इन ए स्लॉट ऑफ आर्मेचर
एंड सपोज दैट इट इज एक्टेड अपॉन बाय द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ए नॉर्थ पोल ऑफ द मोटर। अब यहाँ पे मान लीजिए ये आर्मेचर रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो आर्मेचर के अंदर कंडक्टर है, तो अब कंडक्टर है तो इससे क्या होगा कि जो पहले नॉर्थ और साउथ इधर है, तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज है वो आपको मालूम है कि ऐसे जाएंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से एक फोर्स इसके ऊपर एफ सी, एक फोर्स एफ सी इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो अगर हम अच्छा ये डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, लेफ्ट हैंड रूल हम सब लोग पढ़ चुके हैं, लेफ्ट हैंड रूल फोर्स निकालने का, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग लेफ्ट हैंड रूल इट इज फाउंड द कंडक्टर हैज टेंडेंसी टू मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड। Since the conductor is in a slot on the circumference of the rotor, the force Fc acts in a tangential direction to the rotor. Hence, a torque मतलब टर्निंग इफेक्ट इज डेवलप्ड ऑन द रोटर। तो देखिए जब यहाँ पे ऐसे कंडक्टर ये जो फोर्स लगेगा वो इसको ऐसे धकेलने की कोशिश करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रोटर आपका इस तरह मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक। तो इसी यानी कि एक टॉर्क जनरेट होगा, चाहे आप टॉर्क कह लीजिए चाहे आप उसी को टर्निंग इफेक्ट कह लीजिए। तो ये होता है मोटर के अंदर बेसिक काम, ठीक। हेंस ए टॉर्क or turning effect is developed on the rotor. Similar torques are produced on all the rotors conductors. Since the rotor is free to move, it starts rotating in the anti-clockwise direction. तो इसमें जितने भी कंडक्टर होते हैं उन सब पे फोर्स इस डायरेक्शन में जब लगना शुरू होता है तो ये इसको ऐसे धकेलते हैं, मतलब कि ये रोटर इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगता है और मूव करने से टॉर्क जनरेट होता है। यही बेसिक प्रिंसिपल है मोटर के काम करने का। द टॉर्क प्रोड्यूस ऑन द रोटर इज ट्रांसफर्ड टू द शैफ्ट ऑफ द रोटर। देखिए जब टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है तो उससे आप एक शैफ्ट लगा दीजिए, कोई आर्म लगा दीजिए और वो अपना रोटेट करेगी। तो the torque produced on the rotor is transferred to the shaft of the rotor and can be utilized to drive a mechanical load। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए हम ये क्या कहना चाहिए, ये हमने कहा कि ये हमारी कोई मोटर है, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका रोटर ऐसे मूव कर रहा है, समझ रहे हैं? इसको थोड़ा सा हम और कायदे से सपोज कीजिए, ऐसे देखिए, ठीक, ये है। अब यहाँ पे रोटर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे सॉरी, इस रोटर से मान लीजिए हमने एक ये शेफ्ट ना समझ में आए तो सिंपली समझ लीजिए आर्म ना समझ में आए तो सिंपली समझ लीजिए कि कोई भी डंडा, वो हमने इससे अगर कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा कि ये भी इसी टेंडेंसी में मूव करने की कोशिश करेगा। अब मोटर का काम खत्म हो गया, ये इस टॉर्क से इस शेफ्ट को ऐसे रोटेट करा देगी। अब इसको आपको जहाँ भी इस्तेमाल करना हो इस हिसाब से आप इसको आगे यूज़ कनेक्शन कर लीजिए। आपको सॉरी, आपको आटे की चक्की में इस्तेमाल करना है, आपको गन्ने की मशीन में इस्तेमाल करना है, गन्ने का जूस निकल, आपको जैसे व्हाट वे यू वांट टू यूज़ इट, यू कैन यूज़ दिस शैफ्ट इन दैट मैनर। तो मेन ये है मोटर का काम कि मोटर क्या करता है, उसके साथ ये जो शैफ्ट लगा हुआ है उसको रोटेट कराने का काम मोटर करती है। अब वो चाहे पानी की मोटर हो तो वो उसको आप ऐसे इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे गन्ने के जूस निकालने की मशीन है तो ऐसे इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे आटे की चक्की है तो आप ऐसे इस्तेमाल कर लीजिए। काम यही होता है मोटर का कि शैफ्ट को रोटेट करना। क्लियर? ये हो गया। अब इसके बाद आप आगे चलिए कि जब मोटर ये होता है तो इसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है, हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ, तो मोटर में जो बैक ईएमएफ जनरेट होता है उसका फॉर्मूला सीधा, जैसे अभी जनरेटर हम लोगों ने जनरेटर के न्यूमेरिकल्स किए तो जो फॉर्मूला था वही है, एन पी फाइव जेड अपॉन 60A, जहाँ पे सारी चीज़ें जो ऑलरेडी डिफाइंड है सिंबल, एन क्या है, आरपीएम स्पीड हो गई, पी नंबर ऑफ पोल्स हो गया, फाइव मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, जेड जो है नंबर ऑफ ये आपके कंडक्टर्स हो गए, और ए की वैल्यू जो है ए इक्वल टू पी उस वाइंडिंग के लिए, लैब के लिए, और ए इक्वल टू वेव वाइंडिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जनरेटर वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं उनको तो ये क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो रेगुलर नहीं है या नए आए हैं प्लीज़ वो पीछे की वीडियो रेफ़र कर लीजिए, तो ही आपको ये समझ में आएगा और बहुत आसानी से आप आगे पढ़ सकेंगे। ठीक,
तो ये हो गया बैक ईएमएफ। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए डीसी मोटर आर्मेचर, कि किसी भी डीसी मोटर के आर्मेचर की अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हमने कहा पहले तो इसका हम सिंबल बना दिया हमने, इसे यहाँ पे हमने लिखा इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए डीसी मोटर आर्मेचर। ठीक है, अब इसको आप बनाइए तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमने पहले तो सिंबॉलिक यूज़ किया, ये हमने आर्मेचर बना दिया। ठीक, ये हम इसको मोटर को हमने ये वी वोल्टेज के अक्रॉस लगा दिया, इसके अंदर करंट जा रही है आई ए, और इस पे जो बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो जनरेट हो रहा है ई। ठीक, इसका अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो इक्विवेलेंट सर्किट में देखिए ये आपका क्या होगा, द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मोटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्विवेलेंट सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 सीरीज कनेक्टेड एलिमेंट ई आर ए एंड वी बी। ठीक है, यानी इसको जो है हम इसकी जगह पे 3 एलिमेंट लगाइए, एक ये आप लगाइए वी बी, एक आप लगाइए आर ए, और एक आप लगा दीजिए दोबारा से ई। इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसमें कौन सी चीज़ क्या होती है वो अभी हम आपको बता देते हैं। ये हो गया वी, और आई ए जैसे इसके अंदर एंटर कर रहा था, ये हो गया आई ए। अब यहाँ पे हमने ये वोल्टेज दिखाया, दिस इज वी बी, दिस इज आर ए एंड दिस इज ई। ठीक, अब इसमें क्या है, ई क्या है, ई जो है आपका मोटर में जनरेट होने वाला बैक ईएमएफ है। ठीक, आर ए क्या है, आर ए भी आसान है, कुछ नहीं, आर्मेचर रेजिस्टेंस है, आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक, और वीबी क्या है, वीबी है आपका ब्रश कांटेक्ट वोल्टेज ड्रॉप, ब्रश कांटेक्ट वोल्टेज ड्रॉप। तो ये आपका डीसी मोटर का अगर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने को आएगा तो आप सिंपली आप ये सर्किट ड्रॉ कर देंगे और ये मेंशन कर देंगे कि ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें अगर आप केवीएल लगाएंगे तो सीधी सीधी इक्वेशन क्या आ रही है, V बराबर ई प्लस आई ए आर ए आ रहा है ना, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, जहाँ पे V क्या है, मोटर टर्मिनल का वोल्टेज है, ये आप देख रहे हैं, मोटर के टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज, ई आई ए आर ए मैंने आपको बता दिया, आर्मेचर करंट हो गई। तो ये जो इक्वेशन आएगी आपकी, ये इक्वेशन कहलाती है मोटर इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मोटर इक्वेशन। ठीक है, इससे इससे देखिए एक चीज़ ये तो समझ में आती है, यहाँ पे क्या V इज इक्वल टू ई प्लस आई ए आर ए है। इससे क्या बात निकल रही है, इससे ये निकल के आती है कि जो E है वो हमेशा V से छोटा होगा। भाई E में हम कुछ जोड़ रहे हैं तभी V आ रहा है ना, इसका मतलब जो बैक ईएमएफ है वो हमेशा छोटा होगा टर्मिनल वोल्टेज से। ठीक, अब अगर इसमें तो देखिए हमने जो आपका ये ब्रश कांटेक्ट वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर नहीं किया, अगर आप इसको कंसीडर कर लेंगे तो इसी इक्वेशन मॉडिफिकेशन हो जाएगा, V इज इक्वल टू ई प्लस आई ए आर ए प्लस बी बी। ठीक, अगर हम इसको कंसिडर करेंगे तो ये इक्वेशन मोटर इक्वेशन हो जाएगी। सो आई होप कि आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे डीसी मोटर के, उसका बैक ईएमएफ का, उसका इक्विवेलेंट सर्किट का। अब आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉर्क जनरेट होती है डीसी मोटर से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, वीडियो कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो डाली जाए चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।